बिहार के शिक्षकों के आवास भत्ता पर लग गया ग्रहण, घट गया शिक्षकों का वेतन। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से जारी किया गया पत्र। शिक्षकों के लिए ट्रांसफर की प्रक्रिया हुई प्रारंभ, परंतु फिलहाल शिक्षकों को करना होगा कुछ दिनों तक के लिए इंतजार। और प्रधान शिक्षकों का वेतन बढ़ते हुए HRMS पोर्टल पर हुआ अपडेट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त SK चौधरी। बड़ी खबर के साथ दोस्तों सबसे पहले मैं क्षमा मांगना चाहता हूं आप सभी से कि आखिर कई दिनों बाद आपसे मुखातिब हुआ हूं। ढेर सारे कारण है, परंतु अब कोशिश हमारी ये रहेगी कि लगातार आपके बीच मुखातिब होता रहूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रमुख खबरों से रूबरू कराता हूं। सबसे बड़ी खबर आवास भत्ता को लेकर है। साथ ही साथ ट्रांसफर की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, परंतु शिक्षकों को आखिर क्यों इंतजार करना पड़ेगा, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा, बिहार के शिक्षकों के आवास भत्ता को लेकर शिक्षकों के स्तर से लगातार डिमांडें की जा रही थी। शिक्षकों के स्तर से शिकायतें भी की जा रही थी कि प्रखंड स्तरीय कार्यालय के स्तर से हमारे HRA को अपडेट नहीं किया जा रहा है और हमें कम वेतन का भुगतान हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक पत्र जारी हुआ है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से। वैसे देख लिया जाए तो तमाम सोशल मीडिया पर देखा जाए तो शिक्षकों को लगता है कि यहाँ पर ये HRA को अपडेट करने के लिए स्वीकृति करने संबंधी यह पत्र जारी हुआ है। लेकिन दोस्तों इसके हकीकत के बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि यह तो स्वीकृति संबंधी है भी, लेकिन यह पत्र उन शिक्षकों के आवास भत्ता के लिए ग्रहण खड़ा करता है जिनकी स्वीकृति नियम पूर्वक नहीं मिली है। आइए सबसे पहले वो पत्र आपके स्क्रीन पर दोस्तों तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया यह पत्र है। आप देखेंगे क्या लिखा गया है पत्र। दरअसल दोस्तों इस पत्र में सबसे पहले तो स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार के शिक्षकों के लिए आवास भत्ता के रूप में 3 कोटियों का निर्धारण किया गया है, जिसमें वर्गीकृत शहर है जो नगर निगम कहलाते हैं, उनके लिए आवास भत्ता के रूप में 10% मूल वेतन का 10% स्वीकृति मिलती है, वेतन के साथ जोड़कर भुगतान किया जाता है। दूसरा है अवर्गीकृत शहर, जिसके अंतर्गत दोस्तों 7.5% की दर से आवास भत्ता का भुगतान किया जाता है। और तीसरा है ग्रामीण इलाका, जहाँ के शिक्षकों को 5% की दर से आवास भत्ता देय होता है। लेकिन आइए दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन तमाम कोटि के शिक्षकों को तो इस तरह से भुगतान किया ही जा रहा था, लेकिन आखिर ग्रहण कहाँ पर लगने जा रहा है, सवाल कहाँ पर खड़ा होता है, इस पर मैं बातें करता हूँ। सवाल खड़ा होता है 8 किलोमीटर की परिधि वाले मुद्दे को लेकर। आपको पता होगा दोस्तों इससे पहले भी पत्र जारी किया जा चुका है, और इस पत्र में भी उसी पत्र का हवाला देते हुए कह दिया गया है कि 8 किलोमीटर परिधि के अंदर अगर शिक्षक रहते हैं, मजबूरन रहते हैं, तभी उन्हें शहरी क्षेत्र वाला या HRA देय होगा। क्या है नियम, अब आपको मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा। जो इस पत्र में उल्लेख कर दिया गया है, 2 बातों का उल्लेख किया गया है दोस्तों इस पत्र में। पॉजिटिव के रूप में मैं बता देना चाहूँगा, और ये पत्र जहाँ तक नुकसानदायक है उसके बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहले आइए सफलता के लिए यानी शिक्षकों को लाभ कहाँ पर मिलने वाला है, तो यहाँ पर शिक्षकों को लाभ उस रूप में होगा जब शिक्षक वर्गीकृत शहर में रहते हैं और उन्हें आखिर ग्रामीण इलाका का या HRA भुगतान किया जा रहा है, तब उन्हें वर्गीकृत शहर वाला ही HRA दर का भुगतान किया जाएगा। और पथ निर्माण विभाग के स्तर से कनीय अभियंता के द्वारा इसका प्रमाण पत्र जारी करते हुए अपलोड किया जा सकेगा। अब आइए दोस्तों, ये तो हो गई शिक्षकों के फायदे वाली बात, लेकिन नुकसान कहाँ पर है, तो नुकसान दोस्तों यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर शिक्षक, आप देखे होंगे इस पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो वर्गीकृत शहर है, वर्गीकृत शहर
के अंतर्गत जो शिक्षक रहने को मजबूर है उनका विद्यालय ग्रामीण इलाका में है, परंतु आखिर वो मजबूर है उस शहर में रहने को लेकर, जिसके कारण आखिर उन्हें वह दर यानी वर्गीकृत शहर का भुगतान किया जा सकेगा, आवास भत्ता। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि विद्यालय नगर निगम के अंतर्गत, सबसे पहली बात वर्गीकृत शहर की संज्ञा दी गई है आखिर नगर निगम के लिए, अवर्गीकृत की संज्ञा दी गई है नगर परिषद, उसके बाद नगर पंचायतों के लिए। तो सिर्फ व सिर्फ वर्गीकृत शहरों के लिए ही यह लागू होता है कि अगर किसी भी शिक्षक का विद्यालय ग्रामीण इलाका यानी नगर निगम के 8 किलोमीटर की परिधि के दायरे में है और वो शिक्षक अगर वर्गीकृत शहर यानी नगर निगम में ही रहते हैं, रहने को मजबूर है, तभी उन्हें यह आवास भत्ता 10% के दर से भुगतान किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात आप देखेंगे दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के द्वारा अवर्गीकृत शहरों के लिए भी स्वीकृति प्रदान करा ली गई। भले ही उन शिक्षकों का विद्यालय ग्रामीण इलाका में है, शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में रह भी रहे हैं, परंतु 7.5% के दर से उनका आवास भत्ता का भी भुगतान किया जा रहा है। यहाँ पर जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र के माध्यम से उसे नियम के विपरीत करार दे दिया गया है। स्पष्ट रूप से कहा गया है इस पत्र में दोस्तों कि ऐसा प्रायः देखा गया है कि अवर्गीकृत शहरों में भी शिक्षक 8 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय होने के कारण आखिर एचआरए में बढ़ोतरी करते हुए बढ़ा हुआ वेतन पा रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगर ऐसा पाया जा रहा है तो इस त्रुटि में सुधार कर लेना आवश्यक होगा। यानी स्पष्ट रूप से कह दिया गया दोस्तों कि अगर अवर्गीकृत शहर यानी नगर परिषद के 8 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई विद्यालय अवस्थित है तो उन्हें 7.5% के दर से कतई भुगतान नहीं किया जा सकेगा। नगर पंचायत के 8 किलोमीटर के परिधि में भी अगर कोई विद्यालय है तो भी भुगतान नहीं होगा। इस पत्र में कई अन्य पत्रों का भी हवाला दे दिया गया है और उसके माध्यम से कह दिया गया है कि पूर्व में यह नियम आखिर लागू किया जा चुका है कि सिर्फ वर्गीकृत शहरों के लिए ही यह लागू होता है। तो स्पष्ट रूप से दोस्तों, और दूसरी बड़ी बात कि आखिर रहना होगा उस शहर में, यानी विद्यालय अगर 8 किलोमीटर की परिधि में दायरे में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन शिक्षक आखिर शहर में रहने को मजबूर है, यह नियम लागू होता है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ विद्यालय शहरी क्षेत्र के 8 किलोमीटर के दायरे में आ गए और शिक्षक ग्रामीण इलाकों में जाकर रह रहे हैं और उनका वेतन का भुगतान बढ़ा हुआ एचआरए के दर से किया जा रहा है, यह कहीं से उचित नहीं है। तो इस तरह से शिक्षकों के आवास भत्ता पर ग्रहण लग गया है। जिनका बढ़ा हुआ आखिर आवास भत्ता मिल रहा था, निश्चित रूप से एक बार फिर से विराम लगेगा। जिला स्तर से छानबीन करते हुए उन सभी का वेतन यानी एचआरए घटाया जा सकेगा। अब आइए दोस्तों दूसरे मुद्दे पर बातें करते हैं, ट्रांसफ़र के मुद्दे को लेकर। ट्रांसफ़र, आखिर शिक्षकों के बीच ट्रांसफ़र का मुद्दा इस कदर अपना जगह बना चुका है कि शिक्षकों की निगाहें हमेशा ही ट्रांसफ़र पर लगे रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दोस्तों वर्षों से आखिर ढेर सारे शिक्षक तो अभी ट्रांसफ़र के इंतजार में है, लेकिन टीआरई 3 के अंतर्गत जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं वह दूर दराज इलाकों से आए हैं। उनकी निगाहें लग रखी है कि आखिर कब ट्रांसफ़र का पोर्टल खुले। इसी बीच दोस्तों खबर आती है कि 10 जुलाई 2026 से ट्रांसफ़र के पोर्टल खोल दिए जाएंगे। शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सबसे बड़ी बात कि आखिर यह भी अपडेट मिल जाता है शिक्षकों के लिए कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 10 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। इससे भी बड़ी बात कि माननीय शिक्षा मंत्री के मुखारबिंदु से भी कह दिया जाता है कि आज से यानी 10 जुलाई से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। लेकिन दोस्तों आइए, आखिर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया वास्तव में प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन आखिर कौन सी प्रक्रिया? तो यह है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी शिक्षकों के लिए नहीं, पदाधिकारियों के लिए। माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर से स्पष्ट कह दिया गया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है और उस पोर्टल पर प्रशिक्षण के लिए तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
उनका प्रशिक्षण 11 जुलाई से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। स्वाभाविक है, आप देखे होंगे दोस्तों कि जब तक कि रिक्ति का निर्माण नहीं होता है, विभिन्न जिलों के स्तर से रिक्ति निर्माण हेतु कोषांग का गठन किया गया है, तो ऐसे में डायरेक्ट पोर्टल को खोल दिया जाना कहीं से उचित साबित नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षकों को धैर्य बनाकर रखना होगा। ये बात सत्य है कि यह ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इतनी जल्द पूरी होने वाली नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर से भी कह दिया गया है कि यह सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे समझ जाने की आवश्यकता है कि काफ़ी दिनों तक चलेगी, इसलिए धैर्य बनाकर रखा जाए। सबसे पहले पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होगा, उसके बाद एक अलग से तिथि का निर्धारण किया जाएगा। उस तिथि से शिक्षक आवेदन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। एक तय समय सीमा हो सकेगा उस तिथि तक आवेदन की प्रक्रिया, उसके बाद समिति के द्वारा आखिर बैठक की जा सकेगी और विद्यालय में शिक्षकों का पदस्थापन प्रारंभ होगा। तो इसमें समय लगेंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि आखिर नए कार्यकाल में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 10 जुलाई से प्रारंभ जरूर हो गई है। अब आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं प्रधान शिक्षकों के वेतन के बारे में। प्रधान शिक्षक जो सबसे प्रथम फेज में बहाल हुए, दोस्तों उनकी डिमांडें तो थी कि आखिर मेरा वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन आखिर वेतन तो सरकार या फिर विभाग के स्तर से नहीं बढ़ाया गया। लेकिन आखिर 1 वर्ष यानी 6 महीना से ऊपर जब उनकी सेवा हो गई, तो स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, जिसके अनुसार एक इंक्रीमेंट का लाभ उन्हें मिलना शुरू हो गया है। वैसे शिक्षक जिन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिला है, डायरेक्ट 30,500 रुपये पर उनकी बहाली हुई, उन सभी शिक्षकों का इस जुलाई महीने में 6 महीना पूर्ण हो जाने के उपरांत एक इंक्रीमेंट दे होते हुए 31,420 रुपये पर अपडेट होना शुरू हो गया है HRMS पोर्टल पर। दोस्तों ये थी आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।